अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त मकबूलियत और कबूलियत के दरमियान लगी सियासी आग ये बढ़ती जा रही है। जहां तहरीक इंसाफ पर इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने की कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वहीं केपी में गवर्नर राज लगाने पर भी बहस हो रही है। बल्कि बाज़ हुकूमती हलके तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी कर रहे हैं, पाबंदी लगवाना चाहते हैं। वहीं पीटीआई दोबारा एहतजाज की कॉल देने की बातें भी कर रही है। पीटीआई की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा शोर इस बात पर है कि 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन जब हुआ तो उसके नतीजे में हलाकतें कितनी हुई, ज़ख्मी होने वाले कितने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई तादाद 20 में बताता है तो कोई तादाद 280 तक लेकर जाता है। लेकिन हुकूमत पीटीआई के दावों को जहां झूठा कह रही है, वहीं ग्रैंड ऑपरेशन में एक भी गोली चलाने से इनकारी है। क्या समझें कि वाकई दोनों तरफ से लाशों पर सियासत हो रही है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने आदाद शुमार मीडिया के सामने रखने का दावा किया और कहा कि मुजाहिरे पर हुकूमती क्रैकडाउन से पीटीआई के 12 कारकुन जाँ बहक हुए। उन्होंने हुकूमत पर हकायक छुपाने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन हुकूमती वज़रा ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि फाइनल की कॉल की नाकामी और क़यादत की बुज़दिली के बाद पीटीआई लाशों का झूठा बयानिया बना रही है। आज ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने क्या कहा, देखिए। बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीक इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। आप झूठी वीडियोस का, पुरानी वीडियोस का, गजा की वीडियोस का, कहानियों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस का सहारा ले रहे हैं। तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। और जिस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी। मरने की जो है शहादत जो है अभी तक कोई नहीं मिली। मुख्तलिफ किस्म के स्पेकुलेटिव जो है वो चीजें सामने आती रही। इन लीगी वज़रा के बरक्स वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मानना है कि पीटीआई जो फिगर्स दे रही है वो गलत हैं। लेकिन जैसे रेंजर्स पुलिस एहलकारों की शहादत हुई, ऐसे पीटीआई का नुकसान भी हुआ होगा। अब इस सारे मामले पर कौन कितना सच बोल रहा है, जाहिर है जब तक तहकीकात नहीं होंगी ये सब कुछ क्लियर नहीं होगा। पीटीआई डी चौक वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी और हक़ाइक़ जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस तरफ आएगी, क्या हुकूमत ये करेगी? इस सारे तनाज़े पर हुकूमत और पीटीआई दोनों ही हमें एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जहां इस्लामाबाद को दोबारा ऐसे मुजाहिरों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम करने का फैसला किया है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास होगी, वहीं तहरीक इंसाफ केपीके की पार्लिमानी पार्टी ने एक बार फिर भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाने का इंदिया देकर सबको हैरान कर दिया है। कहा जा रहा था कि फाइनल कॉल में नाकामी और पार्टी इख्तलाफात की वजह से पीटीआई दोबारा जल्दी एहतजाज की तरफ नहीं आएगी, लेकिन पीटीआई का ये मानना है कि इमरान खान की रिहाई और मुतालिबात की मंजूरी तक हमारा एहतजाज, हमारी तहरीक जारी रहेगी। लेकिन अगर तो ऐसा ही एहतजाज जारी रहेगा, फिर तो ऐसे एहतजाज का अल्लाह ही हाफिज़ है। बार बार एहतजाज से वो नताइज बरामद तो हो नहीं रहे हैं जो पीटीआई चाहती है, तो फिर पीटीआई हर बार क्यों जो है वो नया बयानिया बनाने की, ईजाद करने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में पीटीआई पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। केपी में गवर्नर राज लगाने की गूंज है, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर वफाकी हुकूमत को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो लगा कर दिखाओ गवर्नर राज। सवाल यह है कि अगर हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाती है और पीटीआई की 2/3 अक्सरियत वाली सूबाई हुकूमत को ख़त्म करके गवर्नर राज लगाती है, तो इस फैसले के मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे? और अगर मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम नहीं होता या नहीं किया जाता तो इसके क्या इम्पैक्ट इसका होएगा, क्या नताइज होंगे? इन सवालों का मैं जवाब लूँगी साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, क्या आप ये समझते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि 24 नवंबर की कॉल और उसके बाद जो कुछ हुआ, धरना, एहतजाज, वॉटएवर जो भी इनकी कोशिश थी, फ्लॉप शो था, नाकाम हो गए सब?
देखिए शादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाबी या नाकामी का जो है वो टेस्ट क्या होगा। अगर तो लोगों का आना टेस्ट है तो देखिए आज अभी FIR हुई है शाम को इस्लामाबाद में 18,000 वर्कर्स के ऊपर। इससे पहले जो FIR हुई है वो 4,000 वर्कर्स के ऊपर है। इसी तरह से लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, जेलम में, मियांवाली में, सरगोदा में, पूरे जो पंजाब में FIRs हुई हैं हज़ारों लोगों के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हज़ारहा लोगों ने हुकूमत के बकौल ये प्रोटेस्ट अटेंड किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एहतजाज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कामयाब है या नाकामयाब है, यह हर शख्स का एक अपना टेस्ट होगा। अगर आप, बदकिस्मती ये है इस मुल्क में, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक लड़ाई चल रही है कबूलियत और मकबूलियत में, और कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है, उसको इस चक्कर में सियासत से बाहर करने की इंतहाई नाकाम कोशिशें जो हैं वो हुई हैं और जारी हैं कि जी वो हमें कबूल नहीं है। जमहूरियत में तो जाहिर है कि ये कॉन्सेप्ट ही एक स्ट्रेंजर है, अजनबी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरीके से 8 तारीख के फैसले को 9 तारीख को बदला गया, शर्मनाक था। उसके बाद जो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं शर्मनाक हैं। जिस तरह से जुडिशरी को ख़त्म किया गया इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर ऑफिस, सेनेट चेयरमैन, तमाम ऑफिसेज ख़त्म कर दिए गए, वो हमारे सामने है। पुलिस तबाह बर्बाद कर दी गई। वो बात बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई दो राय नहीं है। आज के जो हालात हैं वो 8 फरवरी को अगर अब लोगों के साथ ज्यादती ना होती, लोगों के वोट को इज्जत वाकई मिलती, तो आज शायद हालात भी मुख्तलिफ होते, शायद हुकूमत पर बैठने वाले चेहरे भी मुख्तलिफ होते। देयर इज नो सेकंड थॉट, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। बात यह उसके बाद जो तहरीक इंसाफ जो रिएक्ट कर रही है, 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल का उनका एक रिएक्शन था, और उसके बाद गंडापुर साहब का, बुशरा बीबी साहिबा का वहां से चले जाना, कोई कहता दुम दबा के भाग गया, कोई कहता भगाया गया, उनको निकाला गया, उनको सेफ एग्जिट दिया गया। तो आपको नहीं लगता ये लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है? बार बार फाइनल कॉल देते हैं, इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं। तो देखिए ना शायद PTI के पास चॉइसेस क्या हैं? क्या हुकूमत उनके साथ बातचीत करके मसले का हल करना चाहती है? आंसर इज़ नो। आपके सामने हुकूमत ने कहा कि हम हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपके सामने शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उस जमात ने जिसने हमें बुरी तरह इलेक्शन में हरा दिया, जिसके साथ पाकिस्तान के लोग हैं, वो फितना पार्टी है, और वो समझते हैं कि जब तक इनके सारे मुखालफ मर ना जाएं वो सुकून से हुकूमत ही नहीं कर सकते, या मर जाएं या जेलों में हों। लेकिन ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो बंदूक और लाठी को हर वक्त उठा के रखें, वो इसके अलावा हुकूमत में रह ही नहीं सकते। लिहाजा उनकी कोशिश है कि वो तमाम लोग जो लेजिटिमेटली उनकी हुकूमत को चैलेंज करते हैं उनको क्रश कर दिया जाए, और वो इसी पे लगे हुए हैं। तो PTI के पास चॉइस ही क्या है एहतजाज ना करने के अलावा? जाहिर है कि वो एहतजाज ही करेंगे, या तो ऐसी नाकाम स्ट्रैटेजी के साथ एहतजाज जस्टिफाई करता है फवाद? कोई प्लान B नहीं था, प्लान C नहीं था? ये तो एक्सपेक्टेड था ना कि ऐसा कुछ होगा। ये तो नहीं था कि ये लोग जाएंगे, डी चौक जाने की कोशिश करेंगे तो जो इंतजामिया हुकूमत है फूलों के हार लेकर खड़ी होगी। जाहिर है ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड तो था कि जाहिर है शेलिंग होगी, जाहिर है मार धाड़ होगी, वो सब कुछ हुआ। तो कोई प्लान B, प्लान C नहीं था, और ऐसा भी कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ होगा तो क़यादत भाग जाएगी। क्या ये अगर ये प्लान था तो क्या इसे अब कामयाब स्ट्रैटेजी कहते हैं? देखिए आप इस पे तो मेरे साथ एग्री करेंगे कि एहतजाज के अलावा PTI के पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो एहतजाज ही करना है उन्होंने, और कोई ना अदालतें बची हैं, ना इलेक्शन कमीशन बचा है, ना ही कोई फोरम बचा है जहाँ पे वो अपनी कोई लीगल रिड्रेसल के लिए जा सके, ना ही आइन बचा है। सो जाहिर है उन्होंने एहतजाज ही करना है, उसके अलावा एहतजाज के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बात आ जाए कि क्या एहतजाज की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में, की प्रोग्रामों में भी, लेकिन आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि देखें PTI को अकेले तहरीक चलानी थी तो वो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी, जब इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज किए गए।
अब आपको अलाइंस बनाना चाहिए, और जब तक JUI के साथ, जमात इस्लामी के साथ, GDA के साथ एक बड़ा अलाइंस नहीं बनता, आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जो अलाइंस है वो नहीं बन सका, और जो PTI की लीडरशिप है उसके अंदर कोई इतनी कैपेसिटी भी ज़ाहिर है कि नहीं है कि वो इस किस्म के अलाइंस जो है उसको जोड़ सके, और उसकी वजह से हमें ये मसाइल जो है सामना पर। और तो और आप छोड़ें कि जो लॉयर्स मूवमेंट शुरू होनी थी उसको कोइंसाइड होना चाहिए था ना PTI के लॉन्ग मार्च के साथ, वो लॉयर्स मूवमेंट जो है वो कहीं नज़र ही नहीं आई। आपने जो सारी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो फ्लॉज हैं वो तो जाहिर है कि हमारे, उसके बाद भी जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बात कही कि देखिए आपके बंदे शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, आप एक लिस्ट नहीं बना सके उन लोगों की अभी तक। आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या मुश्किल है कि वो अपने MPs को या जो टिकट होल्डर्स हैं उनको बताए कि अपने अपने हलकों में जो लोग लापता हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट बना के उन्हें भेजें। ये कितना मुश्किल है? मुझे क्या मेरे हलके के लोगों का नहीं पता होगा कि कौन गया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? हर एक को पता होगा, लेकिन ये अभी तक इतना भी नहीं कर सके। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सिर्फ CM KP हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना तो काफ़ी नहीं है। हमें जाहिर है कि कोहेरेंस नज़र नहीं आती, हमें जाहिर है कि, और फिर दूसरी जो सबसे बुरी बात हुई इसके बाद कि नाकामी को जो इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने और हामिद रजा साहब ने जो किया कि जो नाकामी हुई उसको बुशरा बीबी के कंधे पे रख के खुद जो है वो पतली गली से निकलने की कोशिश की, और फिर उसके बाद अब इस्तीफा वापस भी ले लिया। सो जाहिर है कि ये चीज़ें तो हमारे आप ये समझते हैं कि बुशरा बीबी का जब सब अचानक ये खबरें भी आई, हमने देखा भी कि बुशरा बीबी जो है वो एहतजाज को लीड कर रही हैं, तो कारकुनों में एक जान आई, कारकुनों को लगा कि वाकई जो इमरान खान की तरफ से कॉल है, कारकुन एक ज़ाहिर है एक फ्रेश हो गए, और उनका जो पिछला एक्सपीरियंस था गंडापुर साहब का वो कम हो गया, उनका ज़ाहिर है जो दुख था, गम था, गुस्सा था, वो कम हो गया जब बुशरा बीबी को उन्होंने कंटेनर पर देखा। आप समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी और गंडापुर साहब वहाँ पर रहते तो नुकसान ज़्यादा होता? ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी वहाँ से निकलना, या उन्हें खड़ा रहना चाहिए था जब वो कह कर आए थे कि हम कफन बांध कर निकले और तब तक नहीं जाएंगे जब तक खान को साथ लेकर नहीं जाएंगे? डू यू रियली थिंक कि निकलना वाइस डिसीजन था? देखिए, निकलने की स्ट्रेटजी तो मेरा ख्याल है कि अगर वो वहाँ रहते, अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बीबी ने सही फ़ैसला किया कि वो वहाँ से अगर चले गए हैं तो ये अच्छा सही फ़ैसला था। असल में जो गलती हुई है मेरे ख्याल में, उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचने में जल्दी की है। अगर ये जिस तरीके से आ रहे थे, जब इन्होंने अटक क्रॉस कर लिया था, अटक भी क्रॉस ना करते बेशक, और वहाँ पर कुछ दिन लगाते रुकते, पूरा मुल्क पहले ही जामद था, आपने का जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा कामयाब जा रहा था, और हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो था वो बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि जो आना था, आने में जो जल्दी थी वो जाने की जल्दी से ज़्यादा बड़ी गलती थी। आप कह रहे हैं कि प्रेशर रखते, हौले हौले आते, सुकून से आते, प्रेशर रखते पूरा मुल्क, लेकिन जैम पैक था, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नुकसान हो रहा था, रास्ते बंद थे, तो लोगों का बड़ा नुकसान भी हो रहा था। फवाद, तो लोग ही कर रहे थे ना, लोगों के लिए अपने जो राइट्स है ना, वोट का हक, हुकूमत बनाने का हक, आइन के अंदर जो हकूक़ हैं वो ज़्यादा अहम है सड़क खुलने से। और अब भी आप देखेंगी कि जब भी पाकिस्तान, ये जो अभी तो फियर फैक्टर है ना, जब भी, और दूसरा ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी पंजाब जो है और KP से निकले हैं और पंजाब ला ताल्लुक़ है, ये भी गलत है। पंजाब के लोग भी उतने ही नाराज़ हैं हुकूमत से जितना KP नाराज़ है। सिर्फ पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और फियर फैक्टर जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा है। जिस लम्हे ये फियर फैक्टर पंजाब में ख़त्म होता है तो आप देखेंगी कि असल तूफान पंजाब से उठेगा। ये फियर फैक्टर कैसे खत्म होगा? जो भी होगी, 9 मई अभी अपनी जगह पर खड़ा है। 9 मई को हुकूमत आज भी लेकर वो बार बार याद दिलाती है। आपने देखा है अखबारों पर आज बड़े बड़े पीछे इश्तिहार, बड़े बड़े इश्तिहार टीवी पर चल रहे हैं। मतलब कि इन अदर वर्ड्स PTI को दहशतगर्द जमात कहा जा रहा है कि जब भी दूसरे मुल्क के सरबराहान आते हैं, एक जत्था जो है एक सियासी जमात जत्थे के तौर पर हमलावर हो जाती है। मतलब कि पोर्ट्रे हुकूमत ऐसे कर रही है कि PTI के टेररिस्ट जो है वो जमात बन गई है।
तो आपको क्या लगता है कि ये फियर फैक्टर ये हुकूमत खत्म होने देगी लोगों के अंदर से? एक तो शाजिया जो हुकूमत है ना, वो सरकारी खर्चे से मीडिया पे इश्तिहार चला के ये समझ रही है कि वो अपना नैरेटिव बनाते हैं। ये जो भी लोग इनको गाइड कर रहे हैं, जो लोग भी इनको नैरेटिव बनाने का कह रहे हैं, उनको फिर कुछ पता नहीं है। इस वक्त नैरेटिव इश्तिहारों से नहीं बनता। ये 1980 के दहाई की स्ट्रेटजीज़ थी, प्रोबेबली अर्ली 90s में भी चल जाती थी, लेकिन 2024 की स्ट्रेटजी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हुकूमत का ख्याल है कि हम अरबों रुपया टैक्स पेयर का लगा के ये कहेंगे कि ये पार्टी बड़ी दहशतगर्द है तो लोग समझना शुरू कर देंगे, नहीं होगा। और इसका सबूत क्या है? 9 मई के बाद जो कैंपेन चलाई गई, जिस तरह लोगों को तशद्दुद से, बर्बरियत से, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया, लाया गया, किया गया, उसके बाद 8 फरवरी हो गया और 8 फरवरी के नताइज ने साबित कर दिया कि 9 मई का जो नैरेटिव बनाना चाह रहे थे हुकूमत, वो नहीं बन सका। इसी तरीके से अब भी जो ये कर रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, वो देखिए इनके मुंह पे वापस आ रहा है। और जो इंटरनेशनल प्रेशर जितना बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन पे कि ये जो यहाँ पे शहादतें हुई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, उतना हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। और आप सिर्फ अभी 10 दिन दीजिए, इनका ये ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये मॉडल टाउन के वाक़े की तरह, जिसमें मैं समझता हूँ PTI को और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए मॉडल टाउन के शहदा के वर्सा से कि हम उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके। अब ये मामला जो है ये किसी तौर के ऊपर भूलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा 2 स्टूडेंट शहीद हुए थे अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली थी, और वो तहरीक 1 साल लगा था उसको, लेकिन उसने बहा के ले गई इतनी ताकतवर हुकूमत को। अब भी आप ये देखिएगा, आप सिर्फ 10-15 दिन दें, 10-15-20 दिन दें, आप देखिएगा कि ये तहरीक किस तरह उठेगी। ये बिल्कुल आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, वाडा साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं, और आजकल तो वाडा साहब जो बात करते हैं वो हो भी जाती है। जाहिर है सोर्सेस पक्के हैं, खबरें पक्की हैं। वो तो कहते हैं PTI पर पाबंदी लगने वाली है, जल्द ही PTI से मुखलिस लोगों की PTI पाकिस्तान बन जाएगी, तो दावा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो शाजिया ये है कि पहली बात तो ये है ना कि पाबंदी लगने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी हो। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये नहीं पता, या लोगों में जो भी बात ये कर रहा है, PTI का सिंबल ले लिया गया था, PTI के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर आए, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनका लीडर जेल में है, उनका काडर सारा जो है उसको या तो सियासत से जो है हटा दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या वो सारा जेल में है। सो कौन सी वो एंटिटी है जिस पे ये पाबंदी लगाएंगे? इस वक्त तो कोई एंटिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्शन नहीं मान रहा। माइनस इल्ताफ MQM पाकिस्तान हो सकती है, लेकिन माइनस इमरान PTI तो नहीं हो सकती ना। PTI तो इमरान खान, अब तो इमरान खान है और लोग हैं। अब इमरान खान IPP का सरबराह बन जाएगा, लोग IPP के साथ होंगे। इमरान खान अलफ बे पे कोई भी पार्टी बना लेगा, लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। सो इमरान खान उस तहरीक का नाम है जो कि अभी जेल में कैद है, जिसको आपने जेलों में रखा हुआ है, जिसको आपने 7 पर्दों में रखा हुआ है। आज इमरान खान को इस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि अडयाला जेल के दरवाजे तक ला सके। एक तस्वीर इमरान खान की आई थी, पूरे सुप्रीम कोर्ट के अमले को सस्पेंड कर दिया गया, इतना खौफ है इमरान खान का। ये 2 साल के बाद इस हुकूमत को कामयाबी मिली है इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम की, कि एक आदमी जो रोज़ TV पे बैठ के बात करता था और होती थी और उसकी कोई बात मानते थे, आज उस इमरान खान का एक लफ्ज़, आज उस इमरान खान की एक तस्वीर रात को डरावना ख्वाब बन के इस हुकूमत में शामिल मुक़्तदर लोगों को डरा रही है। आज इमरान खान को आप अडयाला जेल के दरवाजे पे लेके आए। आखिरी बात आज इमरान खान को आप अडयाला जेल के दरवाजे पे लेके आए, लाहौर से लेके पेशावर तक GT रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर आपको सारी सर मिलेंगे। ये इमरान खान की पॉलिटिकल कुव्वत है। जेल के अंदर बैठ के एक आदमी पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल कर देता है। ये पॉलिटिकल पावर होती है एक लीडर की, और ये वो जादू है जो इमरान खान के पास है इस वक्त, जिसने पूरे नेशन को, पूरी कौम को इस वक्त अपने जादू से मबहूत किया हुआ। बिल्कुल सही। बात यह है कि पाबंदी तो माजी में भी लगी है पार्टीज पर, लेकिन पाबंदी से पार्टियां तो ख़त्म नहीं हुआ करती हैं। बहुत सी मिसालें हैं हमारे मुल्क में,
नेशनल अवामी पार्टी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, और जो भुगत चुके हैं, जिनकी पार्टी पे पाबंदी लग चुकी है, वही लोग आज मुतालबा कर रहे हैं। अहमद वली खान इसकी बड़ी मिसाल, वो बड़ा मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगे। तो पाबंदी से इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाबंदियों से पार्टियां तो ख़त्म नहीं हुआ करती। फवाद, अहमद वली तो खैर बादशाह खान से और वली खान से अहमद वली के नज़रियात का उतना ही ताल्लुक़ है जितना नवाज़ शरीफ साहब के ख़यालात का इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक़ है। दोनों उतने ही दूर हैं, सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अहमद वली की क्या हैसियत है? मतलब आप देखिए कि एक ऐसा आदमी जिसको अपने सूबे का डोमिसाइल छोड़ के बलूचिस्तान का डोमिसाइल बनवा के वहाँ पे जो है वो मुक़्तदर हलकों की मोहब्बत से और मेहनत से वो सेनेटर बन के जो है वो वापस आया है, वो क्या केपी की सियासत करेगा? ज़ाहिर है अहमद वली जो एक नेशनलिस्ट जो है वो ANP पार्टी की दावा करते हैं सरबराही का, और मैं तो हैरान हूँ। अभी जाहिद साहब ने पार्टी छोड़ी है ANP, मैं तो इफ्तिखार साहब पे हैरान हूँ, मैं तो बाकी लोगों के ऊपर हैरान हूँ। बिलोर फैमिली रिटायर हो गई है, उन्होंने छोड़ दी। ये जाहिद साहब जो हैं वो PMLN में चले गए। इफ्तिखार साहब पे मैं हैरान हूँ कि वो कैसे इस शख्स के साथ गुजारा कर रहे हैं। सो ANP इज़ प्रेजेंटली सीज टू एग्जिस्ट, वो तो पार्टी ही नहीं रही। KP की दो कुव्वतें हैं, या इमरान खान है और उसके बाद कोई दूसरी कुव्वत है तो वो JUI है, मौलाना फजलुर रहमान। सही। फवाद चौधरी साहब, ये बात तो तय है कि इस तरह के 20वें एहतजाज और तहरीक इंसाफ कर ले, इमरान खान ऐसे तो अडयाला से बाहर आने वाले नहीं हैं। आपको भी बखूबी इस बात का इल्म है कि मुज़ाकरात होने कहाँ ज़रूरी हैं और कहाँ से कबूलियत ज़रूरी है मौजूदा सिनेरियो में। ये हुकूमत भी इतनी बाइख्तियार नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सके। अभी आपने ये भी बात की थी कि हुकूमत नहीं चाहती है कि आगे बड़े मुज़ाकरात करे, इतना खौफ है हुकूमत को इस इमरान खान का। लेकिन बात यह है कि वो इमरान खान भी इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि उस इमरान खान को भी इस बात का अदराक है कि ताकत का जो ज़ाहिर है, जिनके पास ताकत है, जो बाइख्तियार हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, बात उन्हें उन्हीं से करनी है। तो आपको नहीं लगता कि 20वें एहतजाज ऐसे और कर लें, जब उधर से कबूलियत हो गई तो किसी एहतजाज की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी? फवाद, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो यही है कि मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही जो है वो टेबल के दूसरी तरफ बैठें और हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला सकें। देखिए, अगर इस वक्त जिस तरह का पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान में, जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, इतना ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है कि आप कोई इस वक्त जो है वो लोगों का यकीन ही उठता जा रहा है अपने मुस्तकबिल से। सो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहम है कि ये बात रियलाइज़ की जाए। और इमरान खान और ये सारा जो कज़िया है वो सिर्फ़ एक वजह से है कि आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। अब मसला ये है कि जिसके साथ पाकिस्तान आपने उस इंतखाबी निशान ले लिया, आपने कैदोबंद में डाल दिया, आपने क्या नहीं कर लिया। अगर आप इलेक्शन में इमरान खान का सिंबल बैट PTI के पास होता तो 2/3 नहीं 3/4 सीटें इमरान खान की थी। आप इतनी बड़ी सियासी रियलिटी को मानने से इनकार कर दें, आपके ये हुए ही नहीं, तो देखें फिर तो पाकिस्तान में नहीं इस्तेहकाम आ सकता ना। तो इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एज अ पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम करें, उनके साथ बैठें और उसके बाद स्पेस क्रिएट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में एक तरफ तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जो अपनी इंतहाओं पर है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और PTI को बैन करने की भी बाज़गश्त है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय इस पर मुख्तलिफ है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर बहुत एग्रेसिव नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामले को लेकर हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कंफ्यूज लग रही है।
बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की गई, जहां पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर अपनी हुकूमत है। जब यही करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराएगी तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है और हुकूमत पर जोर दे रही है कि वो अपोजिशन जमात से इसको मरकजी धारे में लाने के लिए इकदाम करे। गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि नेशनल अवामी पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। सवाल यह है कि केपी में गवर्नर राज लगाने और पीटीआई पर पाबंदी से सियासी कशीदगी कम होगी या बढ़ेगी। खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने केपी में गवर्नर राज लगाने की हामी है और काबीना अरकान का ये मानना है कि केपी की हुकूमत ने जाहिर है खुद मौका दिया है, 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके और जवाब पैदा किया है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। गवर्नर राज को लेकर वफाकी वज़रा के मतज़ाद बयानात हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक इस बात की तस्दीक करते हैं कि वज़ीर आज़म के पीक में गवर्नर राज पर क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कुछ अरसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि केपी में गवर्नर राज का मामला ज़ेर गौर नहीं है, हम पीटीआई को मजलूम नहीं बनने देंगे। मतलब कि हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कोई भी पार्टी जो है वो ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन से पाक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है, लगाने उनको पर पाबंदी लगनी है नहीं लगनी। एक सूबे में वो कहते हैं हिमायत करते हैं करारदाद की, दूसरे सूबे में मुखालफत करते हैं। तहरीक इंसाफ में है ही कन्फ्यूजन और मुस्लिम लीग नून में भी कन्फ्यूजन है कि इनको हम मजलूम नहीं बनने देंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि नहीं गवर्नर राज लगना चाहिए। इसी पर मैं बात करूंगी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद आपका। माजिद, ये जो हालात चल रहे हैं पूरी की पूरी हमारे मुल्क की जो सियासत है, लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जकड़ने के गिर्द घूम रही है। कहीं केपीके में गवर्नर राज लगाने की बातें हैं तो कहीं पाबंदी लगाने की बातें हैं। क्या मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, क्या ये पीटीआई को कहते हैं ना वो नुकरे लगा देना, ख़त्म कर देना, इनको नुकरे लगा के ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी क्या? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला बिल्कुल अहमियत का हामिल इसलिए है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से जो सूरत हाल सामने आई कि जिसमें आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में थे और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी, उसके बाद ये एक ऐसा तनाज़ा है कि जिसका हल नज़र नहीं आ रहा और इसी वजह से कभी तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो कभी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत उसे रोकने की कोशिश करती है। अब चूंकि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल पा रहा और बातचीत का वो सिलसिला जो शुरू होना चाहिए था या पार्लियामान के अंदर चीजों को हल होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा। चूंकि अब सड़कों पे फैसले किए जा रहे हैं तो इस सारे सूरत हाल के अंदर तो इसमें कसूर किसका है? सड़कों पर फैसले करना, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप सड़कों पर आकर फैसले करें। क्या ये मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कसूर है? उनमें इतनी सख्त नहीं है, उनमें इतनी अहलियत नहीं है, या वो इतने बाइख्तियार नहीं है कि आगे बढ़े और बातचीत करें? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का बुनियादी मामला यही है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं और अभी उस हवाले से उनके पास कोई वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद नहीं कि मुफाहमत या बातचीत को किस तरह से आगे लेके चलना है। ये बात तो जरूर की जाती है कि मुज़ाकराती कमेटी है, पार्लियामान में बात होनी चाहिए, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होंगे, जलसे जुलूस की हिकमत अमली क्या होगी, इस चीज को भी तय नहीं किया गया। तो इसी लेकिन वजह लग रहा था कि बुशरा बीबी जब उन्होंने लीड किया तो लग रहा था कि बड़ी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है और बुशरा बीबी लीड करेंगे और इसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। अब जिस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई को हम सब जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पंजाब को कौन चला रहा था, किसके फैसले हो रहे थे, बुशरा बीबी का बड़ा एक किरदार रहा है। आज अब तो इमरान खान साहब की बहन भी रुबीना खान भी ये बात कर रही हैं कि पंजाब भी बुशरा बीबी फरागोगी के जरिए चला रही थी, तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो बुशरा बीबी के बाहर आने के बाद भी कन्फ्यूजन आपको लगता है बाकी रहेगी? जी उसकी वजह यह है कि पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर वो बतौर बेगम इमरान खान तो मौजूद हो सकती है, लेकिन पार्टी में उनका क्या रोल होगा ये डिफाइन नहीं है। हमने ये देखा है कि एहतजाज और धरने की जो कॉल थी उसके पहले मरहले में तो
बुशरा बीबी कामयाब रही, वो डी चौक तक पहुंच गई, एक बहुत क्राउड उनके साथ था, उन्होंने तमाम रुकावटें अबूर कर ली। लेकिन उसका जो फेज 2 था या जो दूसरा मरहला था जिसमें पुलिस ऑपरेशन हुआ या वहां पर रात को कैसे सस्टेन करना है, लोगों को कैसे रोकना है, उसकी मंसूबाबंदी बिल्कुल नहीं थी और हालात खराब हो गए। उसके बाद पार्टी मुंतशिर हो गई, लेकिन वहां पर आने से पहले भी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ये सवाल किया जा रहा था कि डी चौक पर जाने के बाद ऑप्शन बी क्या होगा, प्लान क्या होगा, कि जिसमें अगर कोई मसला होता है, एहतजाज को रोका जाता है या मुज़ाकरात किए जाते हैं, तो उस हवाले से क्या सूरत हाल इख्तियार की जाएगी। तो उसके जवाब के लिए तहरीक इंसाफ में खुसूसन बुशरा इमरान साहिबा की जो हिकमत अमली है वो मौजूद नहीं थी। इसी वजह से पार्टी के अंदर ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। कल का जो माजिद अमनो अमान के हवाले से इजलास हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की, यानी हाथों से निमटने की बात की, आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत इस मूड में नहीं है कि पीटीआई को स्पेस दी जाए? देखिए, हुकूमत अगर ये समझती है कि ये अखाड़ा नहीं है, ये कोई ताकतवरों की रस्साकशी नहीं है और ये एक रियासत है, तो फिर उन्हें इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अपोजिशन के एहतजाज को हैंडल करना बहरहाल हुकूमत पे डिपेंड करता है। और हुकूमत का ये पहला साल है, अभी उन्होंने 4 साल मुकम्मल करने हैं। तो अगर वो पहले साल से ही इस तरह के बयानात और इस तरह के इक़दामात पर उतर आएंगे तो फिर बाकी 4 साल का जो मसला है वो जूं का तू रहेगा। तो मुझे लगता है कि रियासत को बहरहाल आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, अपोजिशन जमातों के एहतजाजों के हवाले से एक बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए और गुस्से में किए गए फैसले या इंतकामी फैसले जो हैं वो बहरहाल इन चीज़ों में ज़्यादा खराबी पैदा करते हैं। अभी तक तो आपको लगता है कि हुकूमत इतनी बाइख्तियार है जो ये खुद से सारे फैसले करे, या पीटीआई को कहीं और से नरमी की ज़रूरत है, कहीं और से नरमी मिलनी चाहिए इनको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत जितने भी इक़दामात करेगी या हुकूमत के दौरानिया में जितने भी इक़दामात किसी और इदारे की तरफ से किए जाएंगे, उसका बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ में इस वक्त उस्मान बुज़दार मौजूद नहीं है, लेकिन उनके 3.5 साल का बोझ तहरीक इंसाफ ही उठाती है। उसकी जस्टिफिकेशन, उसके जवाबात, वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के जिम्मे हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी का जो बोझ है वो मुस्लिम लीग नून को ही आने वाले सालों में उठाना पड़ेगा और वो उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात भी ये फैसला करना होगा कि क्या ये तमाम चीजें उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी काबिल कबूल हैं या इसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया माजिद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल पर भी सियासत हो रही है, यानी भारत ने फरवरी में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने पर जो इनकार किया, इसे भारतीय हुकूमत का फैसला मानकर सियासत का नाम दिया जा रहा है और मेरी नज़र में ये सियासत की तौहीन की जा रही है। सियासत का बुनियादी उसूल ही मुफाहमत है, मानने और मनवाने यानी कायल करने का नाम है। तो खेल में सियासत क्यों आ रही है? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर सियासत नहीं तो भारत के बिला वजह इनकार को क्या नाम दिया जाए? नाजरीन, ये सियासत नहीं बल्कि अना है, सुपरमेसी का घमंड है, बल्कि ताकत का जोम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान अपने जाहिर है अभी कोई मसला हल नहीं कर पा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाया है हमेशा की तरह और पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार किया है और भारतीय हुकूमत इस इनकार पर पहरा दे रही है। जवाबन अब पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैच खेले जाएंगे तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, पाकिस्तान में होंगे वरना नहीं होंगे। और आईसीसी एक के बाद एक वर्चुअल इजलास के बावजूद इंडिया को मना पाया है, ना ही पाकिस्तान को कायल कर पाया है। अब 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। पहली ऑप्शन है
कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस करवा लिए जाएं, यानी अगर कुल 15 मैचेस हैं तो उनमें से 10 मैच पाकिस्तानी मेज़बानी में, बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलें और 5 इंडियन टीम के जो मैच हैं उनके लिए दुबई की ग्राउंड्स ले ली जाएं। ये थी पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि सारे का सारा इवेंट यानी टूर्नामेंट किसी दूसरे मुल्क में करवा लिया जाए, लेकिन जो होस्टिंग है, मेज़बानी है, ये पाकिस्तान के पास ही रहे। तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से निकाल कर सारा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में करवा लिया जाए, लेकिन इस आखिरी ऑप्शन में जान नज़र नहीं आती और ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आईसीसी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में भारत का ही है, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, इसके बगैर टूर्नामेंट करवाना शायद ये मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय हुक्मरान इसी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और आईसीसी के उसूलों को मान रहे हैं, ना ही फैसले इसके आगे उनकी कोई अहमियत रखते हैं। नाजरीन, भारतीय टीम का पाकिस्तान आने का ये पहला इनकार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एशिया कप में भी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई थी और टूर्नामेंट को श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ा था। एक वक्त था क्रिकेट को इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम देकर टेंशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में, लेकिन अब बदकिस्मती से क्रिकेट को तनाज़े की वजह बनाया जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं पीजे मीर साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया एडवाइज़र तर्जुमान रह चुके हैं और क्रिकेट की बारीकियों को भी बखूबी जानते हैं। ऐसे बहुत से क्रिकेट के तनाज़ात के वो निशाहिद भी हैं। पीजे मीर साहब से पूछते हैं कि जो खेल में बदमज़गी जो है, पहले जो क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी टेंशन्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब ये बदमज़गी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो इंडिया का रवैया है वो सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है और हमेशा ही अब वो पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार करता है। अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पीजे मीर साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान ने भी पहली बार बड़ा सख्त स्टांस लिया है और कहा है कि टूर्नामेंट होंगे तो पाकिस्तान में ही होंगे। फिर 3 ऑप्शंस जो मैंने बताए, तो आपको क्या लगता है कि अब भारत इस मामले पर भी सियासत कर रहा है, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर? आपको पता है कि अब तो बाहर इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं, क्या मसला सिर्फ भारतीय टीम को ही नजर आता है? ये आपने जितनी निशानदेही की है इसकी जिम्मेवार सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट है। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं ब्लेम करूंगा, क्योंकि वो वही करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट इनको कहेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इसके प्रोलॉग में, कि वो इसको एक सियासी एक मनाजिर दे रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ चेयरमैन मोहसिन नकवी कि जिसने एक स्टैंड लिया है। उसने क्या स्टैंड लिया है? उसने स्टैंड लिया है कि हम खुददार हैं, हम इंटेग्रिटी वाले लोग हैं और हमें आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ उधर आके खेलो, वी आर द होस्ट, तुमने खेलना है, तुम इधर पाकिस्तान में आके खेलो। आपने जो ऑप्शन सारी दिए हैं, ये बिल्कुल ये ऑप्शंस काम करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, T20s हो गए, वर्ल्ड कप्स, इनका मकसद क्या है कि सारी टीमें एक जगह जाएं, क्रिकेट को यूनिफाई करती है। तो ये तो इसको डिसयूनिफाई कर रहे हैं क्रिकेट को। और अब आप कहें कि पाकिस्तान बाहर खेले, बाकी टीमें इनके साथ बाहर खेले, क्यों भाई? एक टीम के लिए सिंपली कि अगर आईसीसी को कुछ थोड़ा सा पैसा रेवेन्यू मिल रहा है तो वो सारा अपने मोटिव ऑपरेंडी चेंज करें। नो, आपने देखना है कि भारत की एक से तो है आईसीसी में, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ये मेंबर्स हैं, ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स, इनका वोट होगा। और आज भी मैं कहूंगा हमारे बोर्ड को कि जाएं, इन सारे जो मेंबर्स हैं क्विक विजिट करें और इनको अपना केस बताएं कि क्या आप ये चाहते हैं कि अगर पैसा है तो आप अपनी ऑनर और इंटेग्रिटी आप इसको गिरा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया नहीं खेलता है, टू हेल विद इट, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हमेशा मोदी हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून आपको नहीं लगता अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल जी, कर सकती है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे, ये पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हाँ। ये
patron of the Pakistan Cricket Board, he can अपने काउंटर को कहे नरेंद्र मोदी को कि भाई हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके हमारी डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हम इसको साइड में रख के आपके साथ खेल रहे हैं और अवाम को एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कर सकते? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ये इनिशिएटिव ले, आई एम श्योर कि वो इनिशिएटिव लेंगे भी और करेंगे भी, एंड लेट्स वेट। और ये इसलिए ज्यादा आसान लगता है क्योंकि भारत ये कहता है, बीसीसीआई की पोजीशन ये है कि हम वो करेंगे जो हमसे हुकूमत करने को कहेगी, ये राजीव शुक्ला साहब ने कहा है। तो बात ये है कि अगर मामला ही हुकूमतों ने हल करना है तो फिर तो आसानी से मसला कहीं ना कहीं हल हो सकता है। देखो, राजीव को मैं जानता हूँ, ये एक बहुत अच्छा इंसान है और ये वही करेगा जो कि इनकी हुकूमत इनको कहेंगी। राजीव इधर आए हुए हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आए हुए हैं, यहाँ लालू प्रसाद के साथ बड़ा अच्छा डेलीगेशन इंडिया का आया और बड़ी अच्छी एक बड़ा अच्छा माहौल इन्होंने क्रिएट किया, विच वाज अ फैंटास्टिक थिंग। आज जो राजीव बात कर रहे हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जो इंडियन गवर्नमेंट इनको कहेगी वो ये डायरेक्टिव पे आएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वो कहते हैं कि आओ हम खेलेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन ये जो एक वो छोटा सा एक नैरो माइंडेड वो अमित शाह और उसका बेटा आ गया इधर चेयरमैन, वो बन जाएगा चेयरमैन आईसीसी। अगर तो बेटे में को अकल हुई तो वो कर देगा, नहीं अकल हुई तो फिर खुदा जाने। हालांकि आज की जो मीटिंग कैंसिल हुई है 26 की, वो 26 की जो इसलिए पोस्टपोन हुई है बिकॉज अब ये देखेंगे कि फीलर्स क्या हैं, हम कहां से ये जो डेडलॉक है इसको हम किस तरह अनलॉक करें, ये अब होगा। एंड लेट्स वेट एंड सी, and I hope cricketing nations will support Pakistan because it is not... इन सब बातों से हटकर जो पाकिस्तान में एक माहौल है, जो एक कैफियत सी है, एक इंस्टेबिलिटी सी है, पॉलिटिकल भी है, मुआशी लिहाज से भी है, पीटीआई जिस तरीके से एहतजाज की कॉल देती है, धरनों की कॉल देती है, और ये अब जानबूझकर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये इनकी बड़ी फाइनल कॉल्स तभी आती हैं जब बाहर से किसी दूसरे मुल्क के सरबराह ने आना होता है। बेलारूस के सदर भी आए, उनका डेलीगेशन भी आया, तो उन्हीं दिनों में इनकी भी कॉल्स थी। तो ये दुनिया को, आपको नहीं लगता एक नेगेटिव मैसेज तो जाता है कि आए रोज़ दंगे रहते हैं, फसाद रहते हैं, सड़कें बंद रहती हैं, कारोबार बंद रहता है, आंसू गैस की शेलिंग रहती है, तो आपको क्या लगता है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये पाकिस्तान की सिचुएशन बाहर के लोगों पे? शाज़िया, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एहतजाज का हक सबको है, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होता है और एहतजाज करने दिया जाता है, लेकिन एहतजाज के साथ साथ आप तोड़ा ताड़ी नहीं करते, शरपसंदी नहीं करते, ये एक कंडीशंस होती हैं। एहतजाज सब होता है, इसी का तो नाम डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप में नहीं होता। लेकिन यहाँ जो आपने जो कहा है नेगेटिविटी, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को चाहिए कि मिल के बैठ के आप भी बात करें। आज तो हम हिंदुस्तान से कह रहे हैं, आप भी बैठ के बात करें, आप बैठ के बात कर जाएंगे, ये हमारा इंटरनल मसला है। क्रिकेट का जो प्लेटफॉर्म है और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और इसके अंदर आई एम प्रीटी श्योर कि ये पीटीआई ये जो धरने शरने लगाते हैं ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज जहाँ क्रिकेट होती है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट सब एक हो जाते हैं। ये याद रखना, हमारी यूनिफाइंग फोर्स ही क्रिकेट है, तो उसके अंदर ऐसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम हमने जो देखना है, ये पीटीआई को भी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिले और एक जोर सा एक मैसेज दे कि भाई हिंदुस्तान प्लीज कम एंड प्ले विद अस, हमारे दरवाजे खुले। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है पीटीआई बात करेगी? अभी उनके साथ हो क्या रहा है, हजारों मुकदमात हैं उन पे, आप देखें बड़े बड़े एड्स चल रहे हैं, उनको एक टेररिस्ट जमात डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये मुल्क में आग लगाते हैं, जत्थे लेकर आते हैं, अखबारों में बड़े बड़े एड्स लग रहे हैं, टीवी पे एड्स चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई इस सिचुएशन में बात करेगी? शाज़िया, आप किसी को किसी चीज से रोकते हो ना, तो वो चीज ज्यादा होती है। ये एक नेचर है, ना आप इसको रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता, ना कोई और रोक सकता है, ये नेचर है। किसी चीज को आपने बंद किया है, वो चीज ज्यादा खुल गई है, क्यों? ये एक ह्यूमन नेचर है। तो ये तो एक पॉलिटिकल आप कह लो एक प्रोटेस्ट है। अगर तो ये इंसानों की तरह करेंगे अच्छे तरीके से तो गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, अगर ये दोनों कन्फ्रंटेशन पे रहेंगे,
तो फिर तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, फिर तो हालात खराब होंगे। तो लेकिन हमने इससे बालातर होके बड़ी सोच रखनी है, छोटी सोच नहीं रखनी है। आप छोटी सोच के चलेंगे तो आपके छोटे ही नताइज निकलेंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो हम देख रहे हुआ है, अल्लाह करे आगे ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी पीजे मीर साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।